Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT history chapter 5 Kingdoms, Kings and an Early Republic। तो इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपको बस अपनी पूरी कंसंट्रेशन से इस एक वीडियो पर फोकस रखना है। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप पूरी अपने डेडिकेशन से इस पे कंसंट्रेट करना। जो भी मैं बोले जा रहा हूँ आपको सब समझ आता जाएगा और आपका चैप्टर हो जाएगा, बस ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें शंकरन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो वोट करने को जा रहे हैं। तो उनके दादा दादी की इच्छा थी कि वो सबसे पहले वोटिंग बूथ पे पहुंचे। तो शंकरन जानना चाहता है कि आप इतने एक्साइटेड क्यों हो। तो उसके ग्रैंडफादर उसको रिप्लाई करते हैं कि वी कैन चूज आवर ओन टुडे, हम आज के दिन अपने खुद के रूलर्स चुन सकते हैं। तो हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कुछ लोग रूलर्स कैसे बन गए, कुछ मैन। तो जो वोटिंग से हम चूज करते हैं ना अपने रूलर्स को, ये सब तो लगभग अराउंड 50 ईयर्स से ही कॉमन हो चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अराउंड 3000 ईयर्स पहले जो मैन होते थे ना, वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके खुद को राजा बना लेते थे, खुद को राजा की तरह रिकॉग्नाइज करते थे। सेक्रीफाइसेस जैसे अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस ऐसा एक रिचुअल था। इसमें एक हॉर्स को फ्रीली वेंडर करने देते थे, और जब वो हॉर्स घूम रहा होता है ना, तो उसको राजा के ही मेंस थोड़ा गार्ड करते हैं। अगर वो हॉर्स किसी और के किंगडम में जाता है, अगर दूसरे राजाओं ने उस हॉर्स को रोका तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, जिस भी किंगडम से वो हॉर्स आए उस राजा से। अगर उन्होंने जाने दिया तो इसका मतलब ये होगा कि उस राजा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो किंग हॉर्स सेक्रीफाइस करना चाहता है वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। फिर बाद में जो किंग एक्सेप्ट कर लेते थे उन किंग्स को ही इन सेक्रीफाइसेस में इनवाइट किया जाता था, जिनमें काफी प्रीस्ट भी होते थे, ट्रेंड प्रीस्ट। और सेक्रीफाइसेस के बाद इनको गिफ्ट से रिवॉर्ड भी किया जाता था। तो जो राजा थे ना, जो इन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, वो खुद को फिर सेक्रीफाइस के बाद काफी पावरफुल उन्हें मान लिया जाता था। और जो भी इन सेक्रीफाइसेस में आते थे वो राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे। राजा इन सब रिचुअल्स के सेंट्रल सेंट्रल फिगर होते थे। तो उनके पास हमेशा एक स्पेशल सीट होती थी राजा के पास, थ्रोन टाइप या फिर टाइगर की स्किन। थ्रोन मतलब तख्त वगैरह, किंगशिप, किंग का तख्त जो होता है थोड़ा किंगली, या फिर टाइगर की स्किन होती थी उनके पास। एक चैरिएटर होता था ना, जो चैरिएटियर मतलब जो उनके चैरियट को ड्राइव करता है, जो उनके साथ बैटलफील्ड में होता था, वो उनकी सभी जो भी उसने विटनेस किया युद्ध में उनकी ग्लोरीज गाता था। तो राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उसकी वाइफ और सन, इन्हें भी काफी छोटे रिचुअल्स करने पड़ते थे। और जो इन सैक्रिफाइसेस में दूसरे राजा बैठे होते थे ना, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह बैठते थे। उन्हें ज्यादा कुछ रिचुअल नहीं परफॉर्म करने थे इन सैक्रिफाइसेस में। प्रीस्ट जो होते थे ये काफी रिचुअल्स करते थे, जैसे कि राजा पर सैक्रेड वाटर डालना, मतलब छिड़कना, स्प्रिंकल करना। तो ऑर्डिनरी लोग जिन्हें विश या वैश्या कहकर रेफर करते हैं, वो भी गिफ्ट्स लाते थे। हाउएवर सम पीपल, कुछ तरह के लोग जिन्हें जो प्रीस्ट होते हैं ना वो शूद्र बुलाते थे, शूद्रास को इन रिचुअल्स में इन्वॉल्व नहीं करते थे। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज रिचुअल्स। वर्णास, देखो जो फोर सोशल कैटेगरीज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण है। ब्राह्मण्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पढ़ेंगे वेदों को सेक्रीफाइसेस करके, ये कुछ गिफ्ट्स रिसीव करेंगे। क्षत्रियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बैटल्स में लड़ेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। वैश्यास को से फार्मिंग, हर्डिंग या ट्रेडिंग जैसे काम एक्सपेक्ट किए जाते हैं। और शूद्र से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन तीन ग्रुप्स को सर्व करे। जनपदास, देखो राजा बड़े बड़े ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, तब उन्हें एक जनपद का राजा मान लिया जाता था, बजाय कि जन का राजा होने की जगह। जनाज का राजा नहीं, अब वो जनपद का राजा बन चुका है इन सेक्रीफाइसेस के बाद। तो ये जनपद जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि द प्लेस वेयर जना सेट इट्स फुट, जहाँ पर जन ने अपना पाव जमा लिया है और उधर सेटल हो चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास ये मैप 4 पे दिखाए हुए हैं, पेज 45 पे, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को काफी साइट्स मिली है जहाँ पे ये जनपदास थे। और इन जनपदास में काफी सेटलमेंट्स थी वो भी मिली है, जैसे पुराना किला दिल्ली में, मेरठ के नजदीक हस्तिनापुर भी एक जनपद था, अतरंजी खेड़ा ईटा के नजदीक। ये जो हस्तिनापुर नियर मेरठ वगैरह और अतरंजी खेड़ा, ये सब आज उत्तर प्रदेश में लाया करते हैं। ये देखो, ये एक पेंटेड ग्रे वेयर है। प्लेट्स या बाउल्स जो थे ना, ये कॉमन वेसल्स थे जो कि पेंटेड ग्रे वेयर से ही बना लिए जाते थे।
एक्सट्रीमली फाइन टू टच होते हैं, एक नाइस स्मूथ सरफेस होता है इनका। शायद से इन्हें स्पेशल ओकेजन्स में यूज किया जाता था, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को कुछ स्पेशल तरह का फूड सर्व करने के लिए। तो और क्या मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, उन्हें मिला है कि लोग हट्स में रहते थे और अपने साथ कैटल और दूसरे एनिमल्स भी रखते थे, और साथ ही लोग राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे या मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स की भी फार्मिंग या उगाते थे। लोगों ने अर्दन पोट्स मतलब घड़े भी बनाते थे, वो घड़े, और ये ज्यादातर घड़े ना मतलब ग्रे कलर में या फिर रेड कलर में भी मिल जाते हैं। एक स्पेशल टाइप की पोटरी मिली है, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ग्रे पोर्ट्स होते हैं और इन पे पेंटेड डिजाइन होते हैं, कुछ सिंपल लाइंस या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जैसे डिजाइन होते हैं। महाजनपदास, देखो लगभग 2500 ईयर्स के बाद कुछ जनपद दूसरे जनपदों से काफी इंपॉर्टेंट होने लगे और उन्हें महाजनपदास कहा गया। और ये भी मैप 4 पे दिखाया हुआ है, पेज नंबर 45 के, ये रहे जैसे इंपॉर्टेंट जनपद, महाजनपद और सिटीज। देखो जो काफी जनपद होते थे उनकी एक कैपिटल सिटी भी होती थी, जिनको फोर्टिफाइड किया जाता, मतलब उनके उनको ना बड़ी बड़ी वॉल से सराउंड कर दिया जाता था, जो कि वुड या ब्रिक या स्टोन की बनी होती थी। फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे शायद से कि जो किंग्स होते थे ये दूसरों के अटैक से थोड़ा घबराए होते थे एंड नीडेड प्रोटेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रूलर्स को दिखाना था कि वो कितने रिच और पावरफुल है, ये बड़ी बड़ी लार्ज इंप्रेसिव वॉल्स अपने सिटीज के अराउंड बना के। इसी तरीके में जो द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। इस तरह से ना किंग उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर जो लोग रह रहे होते थे उन्हें काफी इजीली कंट्रोल कर पाते थे। इन बड़ी बड़ी वॉल्स को बनाने के लिए काफी प्लानिंग भी चाहिए, तो थाउजेंड्स की जगह लाखों मतलब लाखों ब्रिक्स या स्टोन्स भी बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब इनॉर्मस लेबर, मतलब बहुत बड़ी लेबर भी लगेगी, जिसमें हो सकता है हजारों मैन, वुमेन और चिल्ड्रन हो, और रिसोर्सेस भी इनके लिए सब मतलब इंतजाम करना पड़ेगा। ये आपको कौशाम्बी की फोर्टिफिकेशन वॉल्स दिखाई हुई है, कौशाम्बी में जो फोर्टिफाई किया हुआ था ना, ये पिक्चर दिखाती है वॉल्स के रिमेन, जो कि लगभग इलाहाबाद के नजदीक मिले हैं, और इसे ना 2500 साल पहले शायद से बनाया गया है। जो ये नए राजास थे इन्होंने आर्मीज रखनी शुरू की, सोल्जर्स को इन्हीं आर्मीज में रेगुलर सैलरीज भी दी जाती थी और इनकी मेंटेनेंस भी किंग ही करते थे पूरे साल लगभग। कुछ पेमेंट्स ना शायद कॉइन्स में की जाती थी, जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे ना, उन कॉइन्स से की जाती थी। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 में और भी ज्यादा। टैक्सेस, क्योंकि ये महाजनपद के जो रूलर्स थे इन्हें काफी काम करने थे, जैसे बड़े बड़े फोर्ट्स बनाने थे, बहुत बड़ी आर्मीज भी मेंटेन करनी थी, तो इन्हें कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। तो वो सब ना ये इनके ऑफिशियल्स होते थे राजाओं के, जो कि कलेक्ट कर लेते थे टैक्स के रूप में। तो कुछ ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड नहीं होते थे इनके राजा, जैसे अभी बताया आपको, कुछ सेरेमनीज में, सेक्रीफाइसेस में विश या वैश्यास गिफ्ट्स लाते थे जनपद के राजा के लिए। तो महाजनपद में ना ऐसा नहीं होता था, ये टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, क्रॉप्स पे टैक्स ले लिया, टैक्स क्राफ्ट पर्सन से ले लिया, हर्डर्स भी एनिमल्स और एनिमल्स प्रोड्यूस पे टैक्स दे देते थे, और जो भी ट्रेड के थ्रू गुड्स आते थे उन पे टैक्स ले लेते थे, और हंटर्स और गैदरर्स राजा को फॉरेस्ट प्रोड्यूस देते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर में ना इस टाइम पे दो मेजर चेंज थे। सबसे पहला तो आयरन प्लोशेयर्स यूज करने लगे थे, जैसे हमने वुड वुड का हल सुना है ना, अब आयरन का यूज करने लगे थे। आयरन का हैवी भी होता था, और तो क्लेई सॉइल को ये और अच्छी तरह वुडन प्लोशेयर से ना और अच्छी तरह से ज्यादा काम करता था सॉइल पे। और दूसरा, लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दी थी पैडी की। ट्रांसप्लांटिंग मतलब पहले ही बीज को कहीं और थोड़ा सा उसको पनपने दिया, फिर उसकी छोटी सी सैपलिंग अपने उसमें लगा ली, बजाय कि सीड को ही ग्राउंड में डाल के उसको स्प्राउट करे। तो इससे कम चांसेस होते हैं कि कुछ सीड्स शायद ना भी स्प्राउट हो, या कुछ सरवाइव ना कर पाए थोड़ा होने के बाद भी, तो बेटर है कि सैपलिंग को ही प्लांट कर दे डायरेक्ट। तो इस तरह से कहीं और वो उगा लेते थे उस बीज को, फिर उसकी सैपलिंग्स को अपने फील्ड में या खेत में लगा देते थे। इससे प्रोडक्शन में जो भी पैडी पैडी प्रोडक्शन मतलब चावल की प्रोडक्शन में बूस्ट आया, और ज्यादा प्लांट्स इसे सरवाइव भी कर जाते थे, क्योंकि अब डायरेक्ट हम वो सीड नहीं प्लांट कर रहे ना। मगध के बारे में काफी इंफॉर्मेशन अब दे रहे हैं। मगध सबसे इंपॉर्टेंट जनपद बन गया था लगभग 200 सालों में, और ये रिवर्स जैसे गंगा और सोन मगध से ही पास करती थी।
और ये इम्पोर्टेंट था मगध ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, और नहीं, ये रिवर्स इम्पोर्टेंट थी ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, और रिवर्स के कारण मगध का लैंड फर्टाइल भी हो रहा था। तो मगध के पार्ट्स में फॉरेस्ट भी था, तो एलिफेंट्स उन फॉरेस्ट में रहते होंगे, तो इन्हें आर्मी कैप्चर करके आर्मी के लिए ट्रेन कर लेते थे। फॉरेस्ट से वुड भी मिल जाता था, जिससे हाउसेस, कार्ट्स या फिर चैरियट्स, रथ बनाते थे। इसके अलावा आयरन और माइंस भी मगध में थी, जो कि शायद स्ट्रॉन्गर टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए यूज की जाती थी। मगध में दो पावरफुल रूलर्स हुए हैं, बहुत पावरफुल, बिम्बिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने पूरे का पूरा मतलब हर तरीके से कोशिश की कि ये दूसरे जनपदास को कॉन्कर कर ले। महापद्मनंद भी एक इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। महापद्मनंद ने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक किया था एक्सटेंड। सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक महापद्मनंद की किंगडम थी। राजगृह, जिसे आज की डेट में राजगीर कहा जाता है, बिहार में राजगीर, इसे राजगृह कहा जाता था। राजगृह मगध की कैपिटल रही है कई सालों तक। इसके बाद में ना पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया गया, आज की डेट में जिसे हम पटना नाम से बुलाते हैं। इसके और आज से ना 2300 ईयर्स पहले एक रूलर था अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया में रहता था। मैसेडोनिया यूरोप में है। वो वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। हालांकि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया, लेकिन इन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के काफी पार्ट्स को कॉन्कर कर लिया था। और जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए, जब वो ब्यास रिवर के बैंक्स पर पहुंचे ही थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हुए, कर नहीं पाए थे। तो जब उनकी आर्मी ने ईस्ट की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मार्च करना चाहा ना, उन्होंने मार्च करना चाहा, तब उनकी आर्मी ने, मतलब सोल्जर्स ने मना कर दिया, क्योंकि वो डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि जो इंडिया के रूलर्स हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज है, जिसमें चैरियट्स और एलिफेंट्स भी है और फुट सोल्जर्स भी है। तो अलेक्जेंडर की सेना इंडियन रूलर्स के आर्मी का नाम सुन के ही डर जाती थी। क्लोजर लुक, वज्जी। देखो, मगध काफी इंपॉर्टेंट पावरफुल किंगडम बन चुका था। वज्जी उसकी कैपिटल थी, वैशाली। वज्जी मतलब वैशाली। आवाज मगध में पावरफुल किंगडम वज्जी, वज्जी की कैपिटल थी, वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। ये जो वज्जी एरिया है ना, वैशाली जिसकी कैपिटल है, इधर एक अलग तरह की गवर्नमेंट चल रही थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था, गना या संघा। एक गना या संघा में राजा थोड़ा अलग टाइप का होता है। इधर राजा की ना थोड़ी अलग टाइप की ड्यूटीज एक्सपेक्ट की जाती है। जो राजा जो होता है ना, इधर गण या संघ में एक राजा नहीं होता, थोड़े प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा राजा होते हैं। और ये राजा साथ में रिचुअल परफॉर्म्स करते हैं, और साथ में ये असेंबलीज में मिल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो भी होना है वो किस तरह से होएगा। डिस्कशन और डिबेट के बेसिस पर ही डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो वज्जी एरिया है, मतलब गण या संघ, इसे किसी ने अटैक किया, एनिमी ने, तो ये सब राजा एक मीटिंग में मिलेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इन मीटिंग्स में विमेन, दास और कम्मकारस अलाउड नहीं होते थे। तो गणा में मतलब महाजनपद का तो एक राजा होता है, जनपद का भी एक राजा होता है। तो ये वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली, बिहार में आज वैशाली, ये इस तरह का एरिया है जहाँ पे एक राजा नहीं, प्लूरल राजा होते हैं, और वो सब डिसाइड करते हैं मिलके कि क्या किया जाएगा आगे जाके। देखो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक काफी अच्छा सिलसिला देखने को मिलता है। तो एक वज्जिस का दीघा निकाय नाम की बुक है, उसमें एक जिक्र मिलता है, जिसमें ना भगवान बुद्ध की स्पीचिस के कुछ पार्ट्स हैं, जिन्हें लगभग 2300 ईयर्स पहले लिखा गया था। तो ये अजातशत्रु और वज्जिस के बीच का है। अजातशत्रु वज्जिस को अटैक करना चाहते थे, तो अजातशत्रु ने अपने एक मिनिस्टर को भगवान बुद्ध के पास भेजा। उन मिनिस्टर का नाम था वसक्कारा, इस बारे में एडवाइस लेने के लिए कि क्या अजातशत्रु वज्जिस पे अटैक करे। तो बुद्ध ने बताया, कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या वो असेंबलीज में मिलते रहते हैं। तो जब बुद्ध को पता चला, तो उन्होंने रिप्लाई किया, बुद्ध ने, कि वज्जिस तब तक प्रॉस्पर करते रहेंगे, मतलब अच्छी तरह से मजे से रहेंगे, जब तक वो फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज करवाते रहेंगे। मतलब असेंबलीज भी इसी तरह से चलती रहेंगी, जिसमें सभी और फ्रिक्वेंटली चलती रहेंगी, साथ में वो मिलते रहेंगे और साथ में काम करते रहेंगे, और वो इस्टेब्लिश्ड रूल्स को फॉलो करेंगे और अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे और उनकी बात सुनेंगे भी।
वज्जी वुमेन को फोर्स नहीं किया जाएगा और कैप्चर भी नहीं किया जाएगा। चैत्यास मतलब लोकल श्राइन्स, मंदिर वगैरह जो होते हैं, चैत्यास को मेंटेन किया जाएगा, टाउन्स में भी विलेजेस में भी। और वाइस सेंट्स वो किसी भी रिलीजियस बिलीफ के हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी दिया जाएगा और वज्जी में एंटर भी करने देंगे, लीव भी करने देंगे। तब तक ये सब बिल्कुल मजे से फ्लोरिश करते रहेंगे। भगवान बुद्ध ने ये 7 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वसक कारा को, जो कि अजात शत्रु के एक मिनिस्टर थे। आपको इससे वज्जी का जो कि एक गणीय संघ फॉर्म की गवर्नमेंट उधर थी, काफी आइडिया आ गया होगा। जो कि पावरफुल किंगडम्स के राजा होते थे ना, उन्होंने कोशिश की कि ये संघ को वो कॉन्कर कर ले, लेकिन काफी लंबे टाइम तक वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन और काफी लंबे समय तक इस तरह के संघ और गण चलते रहे। लेकिन अराउंड 1500 ईयर्स के बाद जो लास्ट गण या संघ था ना, उसे गुप्ता रूलर्स ने कॉन्कर कर लिया था, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। तो 15 मिनट्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक दो रीडिंग आप भी मार लेना, और इसी तरह आप और भी वीडियोस है उसमें इसी तरह पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक रुके रहोगे ना, आपकी ये चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे पूरी। इसी तरह से हम पूरी हिस्ट्री सिक्स्थ की, फिजिक्स, वो फिजिक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में करवा रहा हूँ। थैंक यू।